गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सो आज है 16 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, न्यूज और इंपॉर्टेंट डे को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी। और तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। देर न करते हुए आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद, जय भारत। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं हाथी जनगणना में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, एक नजर डालते हैं पीछे की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य में हाथियों के सबसे बड़ी आबादी दर्ज की गई है। वहीं 2017 में पिछली जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथी जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? आपको याद रखना है 6049 थी। वहीं पर अब बात करें 2023 में कितनी हो गई है तो याद रखिएगा 63,095 हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं जनगणना की बात करें तो कर्नाटक विभाग वन विभाग के द्वारा जो है इसका कराया गया था। और इसी के साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में 17 मई से 19 मई 2023 के बीच में करवाया गया था। क्या? हाथियों की जनगणना कराई गई थी। और ये किसके द्वारा कराया गया था? कर्नाटक विभाग वन विभाग के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और आप लोग को ये भी याद रखना है कि 12 अगस्त को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट डे भी है, आप लोग को याद रखना है। साथ में इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा कि सबसे अधिक आबादी जो है कहाँ पर है हाथियों की? तो कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि है नवीन पटनायक जी के ऊपर। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो कि देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु को पछाड़कर ये बेसिकली दूसरे नंबर के दुनिया बोल सकते हैं कि देश के जो है लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अभी तक जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। क्या नाम है इनका? पवन कुमार चामलिंग, जो कि इस इमेज में आप देख रहे हैं इनको। तो ये जो है अब तक जो है हमारे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बेसिकली बोल सकते हैं कि सिक्किम के हैं मुख्यमंत्री। इनका नाम याद रखेगा पवन कुमार चामलिंग। और उड़ीसा के बन चुके हैं नवीन पटनायक, जो कि अब अभी बोल सकते हैं जो कि देश के, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मंत्री बने हैं। अब यहाँ करेंगे अब सबसे पहले क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है 14 नवंबर को बेसिकली क्या मनाया गया है? बाल दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे बेसिकली कंपनी का अभी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनोज जैन को अभी जो है अभी यहाँ पे नियुक्ति दी गई है, जो कि कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए हैं। किसके? तो टोरेंट गैस लिमिटेड के। वही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे आप एनएसओ को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर माह में मुद्रा स्फीति कितने प्रतिशत रही है? तो 4.87% दर्ज की गई है। वहीं किसे बेसिकली अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को बेसिकली अभी जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो याद रखना है आपको इनका नाम। और भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक सुरक्षा संवाद हुआ है? तो फ्रांस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसे बेसिकली अभी बात करें तो किसे जो है लॉरियल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो बिहार में अभी जो है ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक होंगे उनको जो है टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना है। वही भारत में पहली
भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर जो है कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 37% जो है भारत में महिला की श्रम बल भागीदारी को देखा गया है। कितना प्रतिशत बढ़ा था? तो 37% बढ़ा है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मिनी चेस्टर ईस्टर्न घाट कहाँ नया पर्यटन स्थल बना है? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में बनाया गया है। साउथ इंडिया बैंक के किसे नया अपना अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वीजे कुरियन जी को जो है अभी साउथ इंडिया बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इतना। ये हमने क्या है, क्विक रिवीजन। अब बात करते हैं आगे आज के सेशन की। तो आज है 16 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो याद रखिएगा बोल सकते हैं कि 347 यानी 347 मिलियन बच्चे जो हैं दक्षिण एशिया में, बेसिकली इतने बच्चे जो हैं वो अभी जो है पानी की कमी को बोल सकते हैं कि पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो याद रखिएगा कितने मिलियन है? 347 मिलियन है। 347। दुनिया में जल संकट को गहराता देखा जा रहा है, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया कहाँ है, जहां पर 347 मिलियन बच्चे जो है पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की बात में इस बात का खुलासा किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो दुनिया में जो बोल सकते हैं हर 3 में से एक बच्चा जो है पानी की कमी से जूझ रहा है। वही साउथ एशिया में 7 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जहां पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो 7 एशियाई देश हैं, इसमें जो है 347 मिलियन बच्चों को गंभीर पानी की समस्या के सामना करना पड़ रहा है। इसमें से कुछ लोग जो है अफगानिस्तान में से भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया 1/4 से ज्यादा बच्चे इन्हीं देशों में रहते हैं जो बाढ़, सूखे और जल वायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं से भी जूझ रहे हैं। वहीं बात करें कि इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें बताया गया है कि दुनिया के 4 खतरों से जूझ रही है दुनिया, जिसमें से सबसे पहले की बात करें नंबर 1 पर है भूजल की कमी, यानी पानी जो है धरती पर बहुत कम रह चुका है। इसके अलावा अंतरिक्ष का जो मलबा है, ग्लेशियर का पिघलना और गर्मी। तो ये 4 ऐसे खतरे हैं जिसके द्वारा पूरी दुनिया जो है इन 4 खतरों से जूझ रही है। सबसे पहले क्या है? भूजल, यानी यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि पानी की कमी जो है पूरे विश्व को परेशान कर रही है। तो अभी जो है रिपोर्ट आई है साउथ एशिया के 7 ऐसे देश हैं जिसमें पानी की बोल सकते हैं कि इसमें बताया गया कि 347 मिलियन बच्चे जो हैं गंभीर कमी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, यहाँ पे पॉइंट्स को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड, हाल ही में हॉट बलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हॉट बलून प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली हरियाणा राज्य के द्वारा अभी शुरू किया गया है। तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जिनका नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तो हम लोग बात करेंगे ही वैसे। तो नवंबर 2023 में हरियाणा सरकार ने हॉट बलून परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत जो है राज्य में उत्तरी भाग यानी पिंजौर से की गई है। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। पिंजौर की बात करें तो पिंजौर को आप लोग याद रख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, पिंजौर जो है जिसे पहले पंचपुरा के नाम से जाना जाता था, वह स्थान जहाँ पांडव महाभारत से पहले अपने यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने निर्वासन के दौरान रुके हुए थे। तो आपको याद रखना है पिंजौरा, जिसका नाम क्या था? पंचपुरा नाम था। तो इतना याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है हरियाणा के बारे में। और ये कौन है? हरियाणा के सीएम है, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब देख लो यहाँ पे मैप में भी बात कर लेते हैं एक बार हरियाणा के लोकेशन की। तो ये आप लोग देख पाएंगे, ये है हरियाणा का लोकेशन। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये क्या है? दिल्ली है। ठीक है, जो कि हम इंडिया की यानी कि हमारी कैपिटल है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से कि हरियाणा जो है कितने स्टेट से बेसिकली जो है यहाँ पर अपने मतलब कि बॉर्डर को साझा करता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिए कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जो कि भारत और पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन यानी ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित किया गया। वहीं आपको याद रखना है संस्थापक कौन है? तो ओपेक के याद रखिएगा जुआन पाब्लो पेरेज अल फोजा अब्दुल्ला तारिकी। तो ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है संस्थापक के बारे में। वहीं मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रेलिया में जो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो छठी, जो बोल सकते हैं कि जो छठी वार्ता भी हुई है वही वो भी कहाँ हुई है आपकी? वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है। स्थापित की बोले कि कब इसे स्थापित किया गया था? तो 1960 में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? बगदाद इराक में किया गया था। अगर हम बात करें कि ये एक क्या है, तो आपको याद रखना है जो ओपेक है ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा बनाया गया था। तो इन देशों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि फाउंडर कंट्री के रूप में है। वर्तमान में बात करें कि इसमें ओपेक में कितने मेंबर है, तो याद रखिएगा 13 जो है इसमें सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में। वही उद्देश्यों को भी आपको याद रखना है कि जो ओपेक है वो बेसिकली क्या काम करता है और ओपेक का गठन क्यों किया गया था। तो पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए यहाँ पर उचित और स्थिर कीमतों को प्रदान करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण और समन्वय करने के लिए ओपेक को स्थापित किया गया है, जिसमें उपभोक्ता देशों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराना है और निवेश पर पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करना है। तो इसी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ओपेक को स्थापित किया गया 1960 में, जो कि फाउंडर कंट्री कौन थे आपके? याद रखिएगा ईरान, बोलिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, बेसिकली अभी कितने सदस्य हैं इसमें, मेंबर कितने हैं? तो 13 हैं। अब देख लीजिए इस मैप में हम लोग बात कर लेते हैं जो ओपेक के सदस्य हैं, सदस्य कंट्री हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से है। तो कौन है? तो इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, एंगोला है, सऊदी अरेबिया है, वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, ईरान, कुवैत, इराक और लाइबिया है। ठीक है, तो इतने आपको कंट्री के बारे में याद रखना है जो कि 10 कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में भारतीय वायु सेवा के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। किसे? तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को तो किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन के नाम से जाएगा। यहाँ पे नाम से जाना जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि सुदर्शन जो है सुदर्शन चक्र की बात करें तो ये जो है श्री कृष्ण का चक्र है जिनका नाम क्या है? जिसका नाम है सुदर्शन है। तो इसलिए जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन रखा गया है। तो एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने रूस से आयातित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन चक्र के नाम से सुदर्शन नाम दिया है। ठीक है, वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक उच्च गुणवत्ता की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे भारत ने इसे डिफेंस सिस्टम को रूस से आयात किया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्थापित किया है। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा चीन पाकिस्तान सीमा पर 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की बात कही है। वहीं भारत ने वर्ष 2018-19 में रूस से यहाँ पर अभी जो है 35,000 करोड़ रुपए की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया था। वहीं S-400 डिफेंस सिस्टम रूस द्वारा डिजाइन की गई एक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बेसिकली ये जो है विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में हवा मार करने में सक्षम परिचालन के लिए तैनात सबसे खतरनाक और आधुनिक मिसाइलों में से एक है। ये प्रणाली जो है 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन और बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइल सहित सभी प्रकारों के
हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। वहीं ये जो है 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकती है। ट्रैक करने के बाद इसमें लगी मिसाइल स्वतः ही लक्ष्य को नष्ट कर देती है। इसीलिए जो है हमने रसिया से 400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जो कि मिसाइल है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो सुदर्शन चक्र रखा गया है। तो नाम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ है। हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई? तो व्हाइट हाइड्रोजन जो खोजा गया है फ्रांस के द्वारा खोजा गया, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इसके बैकग्राउंड फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा ये व्हाइट हाइड्रोजन जो है फ्रांस की नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक है, जिनका नाम है जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनोटो के द्वारा खोजा गया है, जो कि सफेद हाइड्रोजन को नेचुरल प्राकृतिक या फिर गोल्ड जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से ये पैदा होते हैं और ये जलवायु के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इसलिए जो है सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक अवार्णिक हाइड्रोजन है। इसके बारे में याद रखिएगा कि अभी जो है हाल ही में जो व्हाइट हाइड्रोजन मिला है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है, किस देश के द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस क्या है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा एमेनुएल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम क्या है? तो एलिजाबेथ बोरेन जो है यहाँ के कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। तो हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ये कहाँ की प्लेयर है? तो याद रखिएगा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इनकी बात करें अगर, मेग लेनिंग जो कि 31 साल की उम्र की है ये, और इनके द्वारा भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान जो कि फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में T20 विश्व कप जीतने के बाद अपने देश के लिए ये अब नहीं खेलेंगी, ऐसा इनके द्वारा घोषणा कर दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है? मेग लेनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली क्रिकेट प्लेयर है, इनके द्वारा संन्यास लिया गया है। वही हाल ही में पहली चिकुनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा अमेरिका के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अमेरिका के द्वारा अभी जो है बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में ही अब तक जो है चिकुनगुनिया की कोई भी वैक्सीन नहीं थी। तो अभी जो है चिकुनगुनिया की बेसिकली वैक्सीन आ गई है और इसकी मंजूरी दी गई है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिकी खाद्य और एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने दुनिया के पहले चिकुनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिससे में कि वह बोल सकते हैं कि उभरते वैश्विक स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए चिकुनगुनिया के इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। और इस साल जो है सबसे अधिक मामले जो है दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में सामने आए हैं। अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन ने एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसका नाम है IXCHIQ है। वहीं ये वैक्सीन जो है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चिकुनगुनिया की वैक्सीन आ चुकी है और अमेरिका के द्वारा अभी जो है इसे यहाँ बोल सकते हैं कि मंजूरी भी दे दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि 8th क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहली रेल लिंक कोकराझार गोल्फू प्रारंभ करेगा? तो भूटान के साथ जो है भारत के द्वारा अपनी पहली रेल लिंक जिसका नाम है कोकराझार गोल्फू प्रारंभ करने जा रहा है। अब यहाँ पे जान लेते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और राजा की बात करें तो कौन है? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है यहाँ के राजा हैं। मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगरट्रम है और भारतीय रुपया है। तो दोनों यहाँ पे करेंसी चलती है। तो याद रखिएगा भूटान के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो कि 9th क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी परिणीति कौर का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा तीरंदाजी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने मैक्सिको को 2:35 और 2:29 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किनके द्वारा? तो परिणीति कौर के द्वारा, जो कि कौन है? तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो RBI के गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत जी को अभी भारतीय रिजर्व बैंक को जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसने देश के वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। वहीं हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये सेकंड टाइम रिपीट है लाइन, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में किस सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिनका नाम है, इनका नाम क्या है, तो सुनील नरेन है, जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एंड लव यू गाइस।